एक 5 स्टार होटल के लग्जरी सूट का एक दिन का किराया कितना होगा? 25,000, 30,000 या शायद 50,000। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि भारत में एक ऐसा अस्पताल है जिसका एक भरा हुआ बिस्तर हर दिन औसतन 77,000 रुपए का राजस्व कमा कर दे रहा है? अरे ये आंकड़ा सुनकर तो किसी को भी लग सकता है कि हम किसी हाई एंड रियल एस्टेट या हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये प्राइवेट हेल्थ केयर के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सटीक और कहा जाए तो निर्मम गणित है। मतलब हम यहाँ सिर्फ चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे सामने वित्तीय रिपोर्ट, बिजनेस मॉडल कैनवस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कई गंभीर लेख मौजूद हैं। हमारा मिशन है मैक्स हेल्थ केयर के उस विशिष्ट और बेहद सफल बिजनेस मॉडल को डिकोड करना जिसने वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा दोनों ही क्षेत्रों के विश्लेषकों को चौंका कर रख दिया है। और ये वाकई चौंकाने वाला है ना? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण वही आंकड़ा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 2025 के अंत तक मैक्स हेल्थ केयर का ARPOB यानी प्रति ऑक्यूपाइड बेड औसत राजस्व 77,000 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया था। और इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बता दूं, ये पूरे भारतीय हेल्थ केयर उद्योग में सबसे अधिक है। कोई भी दूसरा बड़ा खिलाड़ी इसके आसपास भी नहीं है। सही कहा। अगर हम इसकी तुलना उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों से करें तो अपोलो का आंकड़ा करीब 58,000 है और फोर्टिस का लगभग 49,000 है। तो एक विश्लेषक के नजरिए से सबसे पहला सवाल यही उठता है कि मैक्स ऐसा क्या अलग कर रहा है? इसे समझने के लिए अगर एक तुलनात्मक उदाहरण लिया जाए तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री का लग्जरी प्रीमियम ब्रांड है, जैसे कारों में कोई हाई एंड स्पोर्ट्स कार होती है, और दूसरी तरफ हमारे पास नारायण हेल्थ जैसे ब्रांड हैं जो वॉलमार्ट की तरह काम करते हैं, कम लागत ज्यादा मात्रा वाला मॉडल। देखिए, नारायण हेल्थ के लिए वॉलमार्ट वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि उनका पूरा मॉडल लागत को न्यूनतम रखने और ज्यादा से ज्यादा सर्जरियां करने पर टिका है। लेकिन अमैक्स के लिए सिर्फ लग्जरी ब्रांड कहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? वे सिर्फ इसलिए महंगे नहीं हैं क्योंकि उनके कमरों में अच्छे सोफे लगे हैं, वे इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्वाटर्नरी केयर पर है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सामान्य टर्शियरी केयर और इस क्वाटर्नरी केयर के बीच बुनियादी अंतर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, टर्शियरी केयर में सामान्य या स्पेशलाइज्ड इलाज आते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी या सामान्य बाईपास। लेकिन क्वाटर्नरी केयर चिकित्सा विज्ञान का सबसे जटिल, उन्नत और जोखिम भरा स्तर है। तो इसमें किस तरह की सर्जरियां आती हैं? इसमें रोबोटिक ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की जटिल सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट और हाई एंड न्यूरो सर्जरी शामिल है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर मामले हैं। बिल्कुल, ये ऐसे इलाज हैं जिनमें बहुत अधिक विशेषज्ञता, बेहतरीन डॉक्टर और करोड़ों की मशीनों की आवश्यकता होती है। जब कोई अस्पताल इस तरह की जटिल सर्जरियां करता है तो वहाँ मार्जिन यानी मुनाफा अपने आप बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उनकी रणनीति बहुत साफ है। वे OPD में आने वाले सर्दी जुकाम वाले मरीजों पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वे सीधे उन मामलों को लक्षित कर रहे हैं जो सबसे क्रिटिकल है और जिनके लिए मरीज प्रीमियम चुकाने को तैयार है। और इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा है उनकी भौगोलिक स्थिति। मैक्स का पूरा फोकस टियर 1 शहरों, खासकर दिल्ली NCR और मुंबई के संपन्न इलाकों पर है। जब उच्च जटिलता वाले मामलों को ऐसे मरीजों के साथ मिलाया जाता है जिनकी क्रय शक्ति मजबूत है या जिनके पास बेहतरीन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, तो उनका प्रति मरीज अर्थशास्त्र नाटकीय रूप से सुधर जाता है। एकदम सही। वे वॉल्यूम यानी भीड़ का खेल नहीं खेल रहे हैं, वे वैल्यू और जटिलता का खेल खेल रहे हैं। ये तो समझ में आता है कि महंगे और जटिल इलाज से ARPOB बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई अस्पताल सिर्फ जटिल मामलों पर ही निर्भर है तो वे इतने सारे गंभीर मरीजों को लगातार आकर्षित कैसे करते हैं? हर किसी को तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है ना? सही सवाल है। रिपोर्ट बताती है कि इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए वे हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये हब एंड स्पोक मॉडल उनके ऑपरेशंस की असली रीढ़ है। मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम एक साइकिल के पहिए की कल्पना करें तो बीच में एक बड़ा हब होता है और उससे कई तीलियां यानी स्पोक्स जुड़ी होती हैं। समझ रहा हूँ। मैक्स ने यही काम अपने अस्पतालों के साथ किया है।
साकेत या शालीमार बाग जैसे उनके बड़े फ्लैगशिप अस्पताल हब के रूप में काम करते हैं। यहीं पर वो सारी जटिल रोबोटिक सर्जरियां और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। और स्पोक क्या करते हैं? जो उनकी छोटी सुविधाएं हैं, जैसे क्लिनिक, छोटे अस्पताल या टियर 2 शहरों के मेडिकल सेंटर, वे स्पोक का काम करते हैं। वहाँ सामान्य जांच होती है, ओपीडी चलती है, लेकिन जैसे ही वहाँ कोई गंभीर मामला आता है जिसे उन्नत सर्जरी की जरूरत होती है, उसे तुरंत हब में रेफर कर दिया जाता है। बिल्कुल, उसे हब में भेज देते हैं। इस तरह उनके बड़े अस्पतालों के बिस्तर हमेशा उच्च मूल्य वाले मरीजों से भरे रहते हैं। क्या बात है, ये रेफरल नेटवर्क के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रणनीतिक सवाल उठता है। अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर का उदाहरण लें तो मैक्स के पास वहाँ लगभग 3,500 बेड है, जो कि पूरे मार्केट शेयर का 25% है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? तो क्या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में इतने सारे अस्पताल खड़े कर देने से वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करने लगते? व्यापार की भाषा में जिसे कैनिबलाइजेशन कहते हैं, कि वे अपने ही मरीजों को काट रहे हैं। ये सवाल बाहर से देखने पर बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन मैक्स के मामले में इस क्लस्टर रणनीति ने दरअसल कैनिबलाइजेशन की बजाय उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई तैयार कर दी है। वो कैसे काम करती है? मतलब अगर एक ही शहर में 10 अस्पताल हैं तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। नहीं, खर्चे घटते हैं, और यही इस रणनीति की खूबी है। देखिए, आज के समय में चिकित्सा तकनीक बहुत महंगी हो गई है। मान लीजिए ऑन्कोलॉजी के लिए एक दाविंची रोबोट खरीदना है, जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए होती है। बाप रे, 20 करोड़? हाँ, तो अगर कोई अस्पताल अकेला खड़ा है तो उस अकेले मशीन की लागत निकालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब एक ही शहर में आपके कई अस्पताल हैं, तो आप संसाधनों को साझा कर सकते हैं। अच्छा, यानी आपूर्ति श्रृंखला का फायदा। बिल्कुल, आप थोक में दवाइयाँ और महंगे उपकरण खरीदकर कंपनियों से भारी डिस्काउंट ले सकते हैं। आपके शीर्ष सर्जन और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में आसानी से जा सकते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। उनके बिखरे हुए प्रतिद्वंदियों की तुलना में 8 से 10% कम हो जाती है। वे अपने ही बाजार से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपनी सघनता से उस पूरे बाजार की लागत को नियंत्रित कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही शानदार रणनीतिक कदम है, सघनता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। लेकिन इन सभी स्रोतों और वित्तीय रिपोर्टों को पढ़ते हुए मैंने एक बात नोटिस की, वो ये है कि मैक्स हमेशा से ये इतनी अच्छी तरह से तेल दी हुई कुशल मशीन नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। हाँ, इस वित्तीय अनुशासन और इतनी शानदार लाभप्रदता के पीछे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2020 का रेडिएंट लाइफ केयर के साथ विलय। स्रोतों के अनुसार इस विलय ने कंपनी में पूंजी दक्षता और केंद्रीकृत नैदानिक प्रशासन की शुरुआत की। इसी के कारण 2025 में उनका एबिटा मार्जिन 27 से 28% तक पहुंच गया, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अगर हम आसान भाषा में समझे तो एबिटा मार्जिन का मतलब है कंपनी का वो मुनाफा जो टैक्स, ब्याज और डेप्रिसिएशन चुकाने से पहले सिर्फ उनके मुख्य ऑपरेशन से आता है। इंडस्ट्री का औसत 20 से 22% है, तो मैक्स का 28% होना एक बहुत बड़ी बात है। ये विलय मैक्स के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। व्यापार जगत में हम अक्सर देखते हैं कि जब दो बड़ी कंपनियों का विलय होता है तो वो बहुत ही अव्यवस्थित होता है। हाँ, मर्जर्स अक्सर मुश्किल होते हैं। संस्कृतियों का टकराव होता है, प्रशासन आपस में उलझ जाता है, और कई बार जो तालमेल पेपर पे दिखती है वो असलियत में कभी नहीं आती। तो इस विलय ने अचानक से इतनी दक्षता कैसे बढ़ा दी? पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए, कोई जादू नहीं हुआ था। इसके पीछे प्रमोटर अभय सोई का कुशल नेतृत्व और उनका टर्न अराउंड प्रबंधन का अनुभव था। उन्होंने आते ही ये नहीं कहा कि हम रातों रात नए अस्पताल खोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अंदरूनी सफाई की। मतलब जो संपत्तियां उनके पास पहले से थीं, उनका अधिकतम उपयोग करना। ठीक कहा। उन्होंने काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से नेगोशिएट किया। डॉक्टरों के इंसेंटिव स्ट्रक्चर को इस तरह से बदला कि वो ज्यादा से ज्यादा जटिल सर्जरियों पर ध्यान दें। इसके अलावा उन्होंने क्लिनिकल प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया ताकि हर अस्पताल में इलाज का स्तर एक जैसा हो। यानी जो भी प्रशासनिक ढिलाई थी उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने बेड टर्न अराउंड टाइम में सुधार किया। जो बेड बेवजह खाली पड़े रहते थे उन्हें भरने की रणनीतियां बनाई।
जब आप ऑपरेशंस को इस हद तक कस देते हैं तो आपका मार्जिन अपने आप छलांग मारने लगता है। ये तो तय है। इस विलय ने सिर्फ तुरंत मुनाफा बढ़ाया, बल्कि एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर दिया कि अब वे किसी भी नए अस्पताल को खरीद कर उसे अपने इस कुशल सिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं और वो भी उसी मार्जिन पर काम करने लगेगा। ओके, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोर अस्पताल व्यवसाय अब सुव्यवस्थित हो गया है। हब एंड स्पोक मॉडल काम कर रहा है, मार्जिन 28% पर स्थिर है। लेकिन शेयर बाजार या किसी भी निवेशक का अगला सवाल हमेशा ये होता है कि आगे क्या? ग्रोथ कहाँ से आएगी? बिल्कुल, नया उच्च मार्जिन वाला विकास कहाँ से आएगा? क्योंकि एक अस्पताल में आप कितने ही बेड लगा सकते हैं, उसकी एक भौतिक सीमा होती है। और यहीं पर मैक्स की रणनीति अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकलती है। उनका भविष्य का विकास गैर अस्पताल वर्टिकल से आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से 2 नाम सामने आते हैं, मैक्स लैब और मैक्स एट होम। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि मैक्स लैब 15 से 30% के शानदार CAGR से बढ़ रहा है, जो कि बहुत तेज है। अगर हम CAGR को समझें तो ये वो सालाना दर है जिस पर उनका ये व्यापार लगातार वृद्धि कर रहा है। और मैक्स एट होम का लक्ष्य तो खुद में $500 मिलियन का स्टैंड अलोन वर्टिकल बनना है। आज डिजिटल माध्यमों का कुल नेटवर्क राजस्व में योगदान लगभग 30% हो गया है। देखिए, ये केवल एक अतिरिक्त सेवा नहीं है, ये एक बहुत गहरी रणनीति है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये मुझे एप्पल इकोसिस्टम की तरह लगता है। जैसे अगर कोई एक बार आईफोन खरीद लेता है तो फिर वो एप्पल वॉच लेता है, फिर मैकबुक, और फिर वो उनके इकोसिस्टम में पूरी तरह से लॉक हो जाता है। सही एनालॉजी है। क्या मैक्स भी यही कर रहा है? एक बार मरीज किसी गंभीर सर्जरी के लिए उनके नेटवर्क में आ गया तो सर्जरी के बाद घर पर कीमोथेरेपी के लिए या रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए भी वो उसी सिस्टम में बना रहता है। इससे नए ग्राहकों को खोजने की लागत लगभग खत्म हो जाती है। एप्पल इकोसिस्टम वाली बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हेल्थ केयर में एक बड़ा फर्क है। वो क्या? लोग एप्पल के गैजेट्स शौक से खरीदते हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवा एक मजबूरी है। यहाँ असली खेल सिर्फ मरीज को इकोसिस्टम में लॉक करना नहीं है, बल्कि उस महंगे अस्पताल के रियल एस्टेट को खाली करना है। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर एक कल्पना करें कि एक मरीज की बहुत जटिल कार्डियक सर्जरी हुई, उसे रिकवरी के लिए अस्पताल में 10 दिन रुकना है। अब वो बिस्तर घिर गया है, अस्पताल उस बिस्तर का किराया तो ले रहा है, लेकिन वो सर्जरी वाला मुनाफा नहीं आ रहा। सही बात है। अब मैक्स एट होम के जरिए वे उस मरीज से कह सकते हैं कि हम आपको तीसरे या चौथे दिन ही सुरक्षित रूप से घर भेज देंगे और हमारी प्रशिक्षित नर्स घर पर ही आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगी। मरीज भी खुश, क्योंकि वो घर के माहौल में है। ओह, और इससे अस्पताल का वो बिस्तर खाली हो जाएगा? बिल्कुल, वो बिस्तर खाली हो जाएगा ताकि किसी नए उच्च जटिलता वाले मरीज को तुरंत भर्ती किया जा सके, जो फिर से वो 77,000 रुपए प्रतिदिन का भारी राजस्व लाएगा। क्या गजब का गणित है ये, है ना? यानी मैक्स एट होम सिर्फ बाहर से अतिरिक्त पैसे नहीं बना रहा है, वो महंगे अस्पताल के बेड्स को खाली करके कुल एबिटा मार्जिन में भारी वृद्धि कर रहा है। ये आवर्ती राजस्व का एक ऐसा मॉडल है जो एक ही समय में बाहर भी कमा रहा है और अंदर की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। क्षमता की बात चली रही है तो उनके पास एक मजबूत कोर है, एक बेहतरीन इकोसिस्टम है और बैलेंस शीट पर बहुत कैश भी है। तो भविष्य का रोड मैप क्या है? वे इस पैसे का क्या कर रहे हैं? रोड मैप बहुत आक्रामक है। 2026 की शुरुआत में उनके पास लगभग 4,300 बेड थे। उनका लक्ष्य 2028 तक 8,000 से अधिक बेड तक पहुंचने का है। 8,000 बेड, यानी लगभग दुगना विस्तार। स्रोतों में इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विस्तार योजना का जिक्र है। लेकिन इतने बड़े निवेश में जोखिम भी तो बहुत होगा। जोखिम तो है, लेकिन यहाँ भी वे अपनी पूंजीगत अनुशासन की रणनीति नहीं छोड़ रहे हैं। वो मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड विस्तार पर जोर दे रहे हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नई जमीन खरीदकर बिल्कुल नया अस्पताल बनाना, जिसमें बहुत समय और पैसा लगता है। जबकि ब्राउनफील्ड का मतलब है कि जो अस्पताल पहले से चल रहे हैं उसी इमारत में 2 नई मंजिलें या नया विंग जोड़ देना। बिल्कुल सही। जब आप उसी इमारत में मंजिलें जोड़ते हैं तो आपको नया रिसेप्शन, नई कैंटीन या नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं बनाना पड़ता। आपकी जमीन की लागत 0 हो जाती है। इससे उनका ROCE 35% तक हो जाता है। ROCE यानी जो पैसा उन्होंने व्यापार में लगाया है उस पर उन्हें सालाना 35% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के मानकों से बहुत अधिक है।
एकदम सही। और जहां उन्हें मजबूरन नए अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं, वहां वे एसेट लाइट रणनीति अपना रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण द्वारका का नया अस्पताल है। वहां क्या किया उन्होंने? वहां डेवलपर ने जमीन खरीदी और कंक्रीट की इमारत बनाई, और मैक्स सिर्फ उसमें अपने मेडिकल उपकरण लगाकर उसे चला रहे। वे रियल एस्टेट के कारोबार में पैसा नहीं फंसा रहे हैं, वो सिर्फ हेल्थ केयर से मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि वे पुणे में 500 बेड का अस्पताल बना रहे हैं और लखनऊ में सहारा अस्पताल का अधिग्रहण किया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो है कि अभी तक हमने बात की कि दिल्ली एनसीआर में उनकी सघनता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या दिल्ली एनसीआर के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पुणे और लखनऊ जैसे शहरों में जाना एक रणनीतिक गलती नहीं हो सकती? वहां उन्हें नए सिरे से ब्रांड बनाना होगा। ये एक सोचा समझा कदम है जो दरअसल एक और बड़े जोखिम को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। इसे हम भौगोलिक विविधीकरण कहते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, अगर कल को दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा विनियामक बदलाव आ जाए या किसी महामारी या अन्य वजह से वहां ऑपरेशंस प्रभावित हों, तो कंपनी का पूरा राजस्व रातों रात खतरे में पड़ जाएगा। पुणे और लखनऊ जैसे शहरों में विस्तार करके वे नए रेफरल कैचमेंट बना रहे हैं, क्योंकि वहां भी क्रय शक्ति तेजी से बढ़ रही है। सारा दाव एक ही टोकरी में न रखना। ये सब सुनने में तो एक परफेक्ट केस स्टडी जैसा लग रहा है। सब कुछ शानदार है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, लेकिन व्यापार में गुरुत्वाकर्षण तो हर जगह होता है। वे कौन से कारक हैं जो इस आक्रामक वृद्धि वाली रेलगाड़ी को पटरी से उतार सकते हैं? चुनौतियां बिल्कुल हैं, और मैं बता दूं, वे काफी गंभीर हैं। अपोलो और फोर्टिस जैसे दिग्गज तो कड़ा मुकाबला दे ही रहे हैं, लेकिन जो दो सबसे बड़े स्ट्रक्चरल जोखिम है वो है विनियामक जोखिम और प्रतिभा की भारी कमी। चले इन दोनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले विनियामक जोखिम। भारत सरकार की संस्था एनपीपीए ने पहले ही आवश्यक दवाओं और उपकरणों पर प्राइस कैप लगा रखी है। जैसे हार्ट स्टेंट की कीमतों पर सरकार ने कैप लगा दिया था कि आप इससे ज्यादा नहीं वसूल सकते। बिल्कुल। अगर सरकार कल को 800 और दवाओं या उपकरणों पर ये कैप बढ़ा देती है तो इसका क्या असर होगा? इसका सीधा और बहुत गहरा असर मैक्स के उन शानदार मार्जिन पर पड़ेगा। उनका जो 28% का एबिटा मार्जिन है, वो इस बात पर टिका है कि वे जटिल इलाज के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर सरकार कहती है कि आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते, तो वो मुनाफा रातों रात सिकुड़ सकता है। नीतिगत बदलाव एक ऐसा खतरा है जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। और दूसरा बड़ा जोखिम प्रतिभा की कमी है। स्रोतों में 15% वेतन मुद्रास्फीति का जिक्र किया गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत से विशेष प्रशिक्षित नर्सें भारी संख्या में विदेशों में जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या खाड़ी देशों में पलायन कर रही हैं। अगर आपको कॉटनरी केयर यानी जटिल सर्जरियां करनी है, तो आपको सिर्फ अच्छे सर्जन ही नहीं बल्कि अत्यधिक प्रशिक्षित आईसीयू नर्सें भी चाहिए होती हैं। बिल्कुल, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा। उन्हें रोकने के लिए मैक्स और अन्य बड़े अस्पतालों को हर साल उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैक्स एक प्रीमियम अस्पताल है, उनके मरीज पैसे वाले हैं। अगर नर्सों का वेतन 15% बढ़ रहा है, तो क्या वे बस अपने मरीजों की फीस बढ़ाकर इस खर्चे की भरपाई नहीं कर सकते? ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन देखिए, गणित ऐसा काम नहीं करता। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि बड़े अस्पताल अपनी फीस में सालाना औसतन केवल 6 से 8% की ही वृद्धि कर पाते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक सीधा सा विरोधाभास है। बिल्कुल। अगर आपके मुख्य खर्चे 15% की दर से बढ़ रहे हैं और आपकी आय सिर्फ 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक गणित है। एकदम। अगर आप फीस इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो आप खुद को बाजार से बाहर कर लेंगे या फिर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे, जो फिर से प्राइस कैप लगा देगी। तो ये जो 28% वाला शानदार मार्जिन है, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। एक भी झटका और ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ये वाकई में एक बहुत गंभीर स्थिति है जिस पर निवेशकों को नजर रखनी होगी। तो ये उड़ान शानदार तो है, लेकिन आगे कुछ संभावित तूफान जरूर हैं। बिल्कुल है। चलिए अब इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। अगर हम आज के इस विश्लेषण का संक्षेप निकालें, तो मैक्स हेल्थ केयर की सफलता का रहस्य मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, उनका सख्त पूंजीगत अनुशासन जो उन्हें ब्राउनफील्ड और एसेट लाइट विस्तार की ओर ले गया। दूसरा,
प्रीमियम और उच्च जटिलता वाली देखभाल पर उनका लेजर फोकस, जिसने उनके ARPOB को 77,000 रुपए के जादुई आंकड़े तक पहुंचाया। सही। और तीसरा, एक मजबूत डिजिटल और होम केयर इकोसिस्टम का निर्माण, जो मरीज को अस्पताल से लेकर घर तक उनके नेटवर्क में बनाए रखता है और महंगे बेड्स को खाली करता है। मेरा मानना है कि यह पूरा विश्लेषण यह साबित करता है कि हेल्थ केयर जैसे मुश्किल सेक्टर में भी अगर सही रणनीतिक दृष्टि और कठोर वित्तीय अनुशासन हो तो आप न सिर्फ बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं दे सकते हैं, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक अत्यधिक लाभदायक मॉडल तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम और शायद थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहूंगा। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात का संक्षेप में उल्लेख किया गया था। ऑन्कोलॉजी राजस्व को 15 से 25% तक बढ़ाने के लिए AI संचालित जीनोमिक्स और व्यक्तिगत चिकित्सा का एकीकरण। AI और जीनोमिक्स। ये सोचने वाली बात है कि हम हमेशा से अस्पताल को एक ऐसी जगह मानते आए हैं जहां हम तब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हड्डी टूटती है या कोई ट्यूमर होता है। लेकिन जैसे जैसे हेल्थ केयर बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर हमारे DNA और जीनोमिक्स के माध्यम से बीमारियों की भविष्यवाणी करने की ओर बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? तो क्या भविष्य का अस्पताल ईंट गाड़े की इमारतों और महंगे सर्जिकल बेड्स के बारे में कम और डेटा, AI एल्गोरिदम और प्रिवेंटिव केयर के बारे में अधिक हो जाएगा? ये चिकित्सा विज्ञान और हेल्थ केयर के व्यापार दोनों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम उस दिशा में जाते हैं तो आज हम जिन ARPOB और फिजिकल बेड ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, शायद उनका पूरा अर्थशास्त्र ही बदल जाएगा। बिल्कुल। शायद कल का सबसे बड़ा और सफल हेल्थ केयर प्रदाता वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा बिस्तर हैं, बल्कि वो होगा जिसके पास सबसे अच्छा डेटा है। बिल्कुल। यह निश्चित रूप से आगे सोचने वाला विषय है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस वित्तीय और रणनीतिक मशीन को डिकोड करने में बहुत मजा आया। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।